नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज की इस क्लास में पीछे की कक्षाओं को कंटिन्यू रखते हुए और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ्स की स्ट्रीम से तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बैच एक निःशुल्क बैच है, जिसके अंदर पहले 3 यूनिट साइंस की है वो कंप्लीट अपलोड करी जा चुकी हैं। फर्स्ट यूनिट जो अपने सिलेबस के अंदर है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो मुख्य रूप से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है वो। उसके बाद में अगर अपन सेकंड यूनिट देखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं, मिक्सचर हैं, सॉल्यूशन वगैरह, कॉलॉइड्स हैं, निलंबन हैं, ये सब हैं, उनके बारे में अपन पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। थर्ड यूनिट अपनी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो हैं, वो भी अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह जो टॉपिक डाले हुए हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो इससे पूर्व के वो वीडियोज़ भी जा कर के देखें। साइकोलॉजी की क्लासेस भी लगातार 3-4 यूनिट अपलोड हो चुकी हैं, तो उनको भी आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और आज ये साइंस के सिलेबस के अंदर चौथी यूनिट रहेगी, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। ये यूनिट जो है ये अपनी 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन एसिड, बेस और जो साल्ट हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट जो पार्ट रहेगा इसका, उसमें अपन पीएच के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अम्ल और जो क्षारक हैं उनकी स्ट्रेंथ की चर्चा करी जाएगी और विभिन्न प्रकार के जो एसिड बेस वगैरह हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उनसे साल्ट वगैरह बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और थर्ड पार्ट जो रहेगा उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका निर्माण फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके यूजेज क्या हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऐसे करके अपनी 3 पार्ट के अंदर यह यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। अपने वीडियो लगभग 30-40 मिनट की रेंज के रहते हैं और उसके अंदर बहुत ही एकदम से सटीक मैटर है वो आप तक प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर आप इस चैनल के ऊपर जुड़े हैं तो आपको यह प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो केवल सोचते रहेंगे कि कब विज्ञापन आएगा, कब हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए और हो जाए, तो चेंज कुछ नहीं होना होता है। पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं तो कोई 5-10-15% होता है, जो भी इसमें सब्जेक्ट में नहीं होकर के और अदर पार्ट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत शेड्यूल चेंज हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, सिलेबस है वो सेम रहना है। तो तैयारी के अंदर जिनको रियल में शिक्षक बनना जिनके जुनून में है, जिनके ख्वाब में है, तो ख्वाब अगर देख रहे हैं तो उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उस पर वर्क करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। यदि हम वर्क नहीं करेंगे तो केवल ख्वाब देखते रह जाएंगे और वो ख्वाब हमेशा के लिए ख्वाब ही रहेंगे, हकीकत नहीं बन पाएंगे। और यदि ख्वाब को हकीकत में बदलना है तो हमें उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी है वो अपने को बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर मेहनत की राह पे अपने को चलना होगा, तब अपन निश्चित तौर पर सफल होंगे। फिर हमें इस सक्सेस की जो की है वो इस सक्सेस के लॉक को खोलने से कोई अपने को नहीं रोक सकता, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो इसी जोश, इसी जुनून के साथ में और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज अंत तक आप बने रहें और चैनल के ऊपर अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसके जो नोटिफिकेशन हैं वो मिल जाएँ और जो ही वीडियो अपलोड किया जाता है तुरंत आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए देखिए, पहली स्लाइड है अपनी और इस यूनिट की शुरुआत हम देख रहे हैं। यूनिट अपनी है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग एसिड, अम्ल, ठीक है। तो देखिए ये एसिड शब्द है, ठीक है, ये लैटिन भाषा के, हालांकि ये एकदम जनरल सी बात है, कोई पूछता नहीं है, यूँ कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछता है। थर्ड ग्रेड एग्जाम की अगर अपन बात करें तो उसमें नहीं पूछता कि एसिड शब्द किस भाषा से लिया गया है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि खट्टे गुणों से संबंधित।
तो इसी एसिड शब्द से अपन ने क्या लिया, अम्ल है, जो इसका हिंदी अनुवाद है वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अब इसके गुणों की बात करें तो ये स्वाद में, जैसा कि एसिड्स शब्द का ही जो अर्थ है वो क्या है, खट्टेपन से है, तो स्वाद में अम्ल है वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद में देखते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। याद रखें अनील शब्द, क्या रखें, अनील शब्द याद रखें। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, यह याद रखें और आराम से हो जाएगा साधारण तौर के ऊपर। जब बीएससी होल्डर आप लोग हैं तो ये तो एक कॉमन सी बात है, सभी को याद होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो एसिड जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर कौन सा आयन देते हैं, H+, ठीक है, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन के अंदर देते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जल के अंदर जब इसको घोला जाएगा तो ये H3O+ प्लस क्या बनाएगा, Cl-। तो यहाँ पर ये H3O+ है, इसके अंदर H+ प्लस क्या है, H2O है, तो ये H+ आयन जलीय विलयन के अंदर ये देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं तुरंत, वो प्रबल अम्ल या क्षार कहलाते हैं, और जो आंशिक रूप से यूँ कहें कि आयनीकृत होते हैं वो दुर्बल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्लों के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं दुर्बल अम्लों की, वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड है CH3COOH, लैक्टिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है अपना COOH, CHOH एंड CH3, ठीक है, यानी कि 2-हाइड्रोक्सोप्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सोप्रोपेनोइक एसिड है, वही क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो COOH एंड COOH, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह है युक्त, जो 2 कार्बन वाला ही, यानी कि अपन यूँ कहें कि 1,2 एथेन 1,2 डाइओइक एसिड या 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वही क्या कहलाता है, ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। तो ये सब क्या हैं, वीक एसिड हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं सांद्र और तनु अम्ल। तो सांद्र और तनु ये दोनों ही चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, मुख्य रूप से ये दोनों ही चीज़ें तुलनात्मक होती हैं। सांद्र और तनु शब्द जो हैं ये क्या होते हैं, तुलनात्मक होते हैं। जैसे एक कंटेनर है ये A और दूसरा अपने पास में कंटेनर है B। यहाँ अपन ने 2 एसिड ले रखे हैं, एक में जैसे अपन ने कहा कि 20 ml एसिड पर लीटर में डिजोल है, घुला हुआ है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर है उसके अंदर अपन यूँ कहते हैं कि 30 ml एसिड है वो पर लीटर के अंदर घुला हुआ है। तो यहाँ तुलनात्मक रूप से यहाँ 20 ml ही घुला हुआ है एसिड, यहाँ 30 है, तो इसकी तुलना में ये क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेट है यानी कि सांद्र है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा यानी कि तनु हो जाएगा। तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, ठीक है, वो क्या होता है, सांद्र एसिड कहलाता है, और जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प हो वो क्या कहलाता है, तनु अम्ल है वो कहलाता है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है सांद्र और तनु अम्लों के बारे में। तो अम्ल की सामान्य जानकारी है वो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, तो क्षारक यानी कि बेस। तो देखिएगा क्षारकों के अंतर्गत क्षारक, बेस, ये क्या होते हैं, ये लैटिन भाषा के ही और एल्कली शब्द से मिलके बने हुए होते हैं। एल्कली शब्द, ठीक है, एल्कली का मतलब होता है लकड़ी की राख। क्या होता है, लकड़ी की राख। यह इसका क्या होता है, मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ ही होता है, ठीक है। दाहक प्रकृति के होते हैं अम्ल भी, और क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी कि क्षयवान होते हैं, पदार्थों को क्षय कर देते हैं। अब सामान्य तौर पर देखते हैं तो ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, खारे होते हैं, ठीक है। अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। वहाँ नीले को लाल कर रहे थे अम्ल, ये क्या करेंगे, अपोजिट लाल को नीला कर देंगे, ठीक है।
अम्ल हैं वो जलीय विलीन में H+ आयन देते हैं, क्षारक जलीय विलीन में क्या देते हैं, OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो सामान्य सी जानकारी। अब प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतया वियोजित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन दे देते हैं, वो प्रबल। और जो आंशिक रूप से यानी कि जैसे जितनी मात्रा है वो पूरे के पूरे का वियोजन नहीं होता, कुछ अणुओं का ही वियोजन होता है, वो दुर्बल होते हैं। तो जैसे प्रबल क्षारक में NaOH है, KOH है, CaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हैं। और दुर्बल के अंदर जो आंशिक रूप से वियोजित होंगे उनमें क्या आ गया यहाँ पर, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है। यह उदाहरण मुख्य रूप से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा क्षारक प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, इस तरह से एग्जाम्पल है वो निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। अब देखिए, क्षारक शब्द है, वहाँ अपन कई बार क्षार यूज कर लेते हैं। अपन क्षार और क्षारक दोनों शब्दों के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं करते हैं, अंतर ही नहीं करते हैं। जबकि क्षार शब्द है उसको इंग्लिश में अपन क्या कह रहे हैं, बेस, जबकि क्षारक को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जा रहा है, एल्कली कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, एल्कली। ठीक है, क्षार क्या होंगे कि जल में घुलनशील क्षारक, जल में ये क्षारक और ये क्या है, क्षार। एल्कली किसके लिए, क्षार के लिए, क्षारक बेस के लिए था। ठीक है, तो जो क्षारक तो क्या हैं, सारे के सारे ही हैं, लेकिन उनमें से जो क्षारक जल में विलयशील हो, जल में घुल जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। यानी कि क्षारक को जल में घोल लिया जाए तब वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, यानी एल्कली कहलाएगा। एल्कली मतलब जल के अंदर ही विलयशील हो। ठीक है, तो NaOH, KOH, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सारे के सारे क्या हैं, प्रबल क्षारक हैं। और प्रबल क्षारक हैं तो जल के अंदर घुल करके पूर्णतया वियोजित हो जाएंगे, और पूर्णतया वियोजित होंगे तो ये क्या होंगे, आपके जल में घुलनशील होंगे, और ये क्या कहलाएंगे, क्षारे कहलाएंगे। तो ध्यान में रखें, क्षारक शब्द सारे के सारे OH आयन युक्त जो क्षारक हैं, ठीक है, बेस। लेकिन यदि वो कंप्लीटली जल में घुलता है, घुलनशील है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, बेस कहलाता है। तो ये हुई सामान्य जानकारी एसिड और बेस की, यानी कि अम्ल और क्षारक की। अब बात करते हैं लवण, साल्ट, लवण। तो क्या है, लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से, एसिड और बेस की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसके द्वारा अपने को अम्ल और क्षारक की आपस में, जैसे एक अम्ल मैं यहाँ बताता हूँ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा NaOH एक ही क्षारक है। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई गई। अभिक्रिया करवाने पर यहाँ से Na+ और Cl- इन्होंने बना लिया NaCl। ठीक है, और प्लस इधर से OH, इधर से H। ठीक है, क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये लवण प्लस जल बने, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ देखिए, ये साधारण नमक NaCl और ये पोटेशियम क्लोराइड KCl है, ये आई नहीं है ना, KCl। ठीक है, तो इस तरह से अपना अम्ल और क्षारक की परस्पर रिएक्शन से क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना किसी भी एसिड और बेस का इंडिकेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारीय है, उसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है, यानी इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है अलग अलग 4 प्रकार के सूचक हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा संश्लेषित है, कौन सा सार्वत्रिक है, इस तरह से सूचकों के बारे में पूछा जाता है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी बताते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि कलर चेंज होने से या इनकी स्मेल, गंध है वो चेंज होने से अपने को पता चलता है कि जो लिया गया अपना सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर वो बेस है। ठीक है, कलर में चेंज के आधार पर, और कौन से सूचक में क्या चेंज आता है वो अपन आगे देखेंगे। अब सूचकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स।
ठीक है। तो इंडिकेटर, वैसे तो सूचक बहुत से प्रकार के होते हैं, परंतु इन्हें सामान्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। अब ये वर्गीकरण कोई नहीं पूछेगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वर्गीकरण का कोई एग्जाम्पल वगैरह पूछ सकता है। प्राकृतिक संसूचक, संसूचक कह दीजिए या फिर सूचक कह सकते हैं, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है ना। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से, पेड़ पौधों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक ही कहलाते हैं। जैसे लिटमस, ठीक है, जो कि लाइकेन वगैरह से प्राप्त होता है, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक सूचक लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ठीक है, ये सब क्या हैं? अपने प्राकृतिक सूचक ही हैं। अब इनमें से प्राकृतिक सूचकों में लिटमस क्या है, पूछा जा सकता है। लिटमस क्या है? तो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। बैंगनी रंग का क्या है? एक डाइज है, ठीक है, रंग है, जो थैलोफाइटा समूह है, पादपों का जो थैलोफाइटा समूह है उससे प्राप्त किया जाता है। उसके समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस बैंगनी रंग का होता है नेचुरली, जो थैलोफाइटा समूह के पादपों से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा समूह के भी कौन से प्लांट? लाइकेंस जो होते हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तब इसका रंग है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है, ठीक है। जबकि अम्ल या क्षारक में इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद में ये नीले से लाल और लाल से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। लेकिन जब अम्लीय या क्षारीय किसी भी विलियन के अंदर नहीं होता है, तब ये कैसे कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। तो ये लिटमस के बारे में अपनी जानकारी, बहुत ही शानदार जानकारी, इससे ज़्यादा अपने को इस चैप्टर में और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, लिटमस पत्र कैसे तैयार किया जाता है, क्या होता है उसके अंदर, लिटमस पेपर के अंदर। तो लिटमस जो अपन ने लाइकेन से प्राप्त किया, उसी से 2 तरह के, 2 रंगों के लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। एक नीले कलर का और दूसरा कैसा होता है? लाल कलर का होता है। अम्ल हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये अपन ने पहले भी देख लिया। अनिल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को और क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। अनिल याद रखेंगे। जबकि क्षार हैं वो इसका अपोजिट, क्षार जलीय विलियन में है तो क्षार, अदरवाइज अपन क्या कह सकते हैं? क्षारक। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ लिटमस पेपर के साथ में अम्ल और क्षार का व्यवहार। अब अपन देखते हैं हल्दी। हल्दी किस प्रकार से प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है, ठीक है। तो हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीले रंग का होता है। हल्दी कैसे रंग की है? पीले रंग की है, पीले रंग की होती है। इस तरह से है ये सेंटेंस। कई बार आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ों के ऊपर सब्जी का दाग लग जाता है, सब्जी में हल्दी होती ही है, यानी कि पीले कलर का दाग लग जाता है, जब इसे साबुन से, साबुन क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उससे धोते हैं तो ये दाग धब्बे को भूरा लाल कर देता है। इसका मतलब है कि क्षारीय उपस्थिति के अंदर जो हल्दी है वो क्षार की उपस्थिति के अंदर और पीले कलर से किस कलर के अंदर चेंज हो जाती है? रेड ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाती है, लाल भूरे कलर के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। ये किसके साथ में है? क्षारक के साथ में है। जबकि अम्ल के साथ में हल्दी के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी कि हल्दी को अपन सूचक के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं कि अपने को कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर अपन ने हल्दी पाउडर डाला, यदि उस हल्दी पाउडर का कोई कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब तो वो क्या है? अम्ल है। और यदि उस हल्दी का कलर पीले से कैसा हो गया? रेड ब्राउन हो गया, इसका मतलब जो अपना सॉल्यूशन है वो कैसी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। तो इस तरह से अपन हल्दी को एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो क्षारक के साथ में इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल या लाल भूरा हो जाता है। अम्ल के साथ में कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो इस तरह से अपन ने प्राकृतिक सूचकों को देखा। अब दूसरी बात करते हैं संश्लेषित सूचक की, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं वो। तो ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते, यानी कि प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। केमिकल जो मेथड्स हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है,
है ना। अन्य भी जैसे इयोसिन वगैरह है, कांगो रेड है, वो है। तो इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए, वही दिया गया जो अपना पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक है, इसका पता करने के लिए करते हैं। तो ये संश्लेषित सूचकों के अंदर मेथिल ऑरेंज याद रखेंगे, फिनोप्थेलिन याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में गंधीय सूचक, स्मेल में चेंज होने के आधार पर जो अपने इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे अपन, गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग, ये सभी इनका रस जो है वो किसके रूप में काम करता है, इंडिकेटर्स के रूप में काम करता है। और गंध के आधार पर, गंध परिवर्तन के आधार पर अपन पता लगाते हैं कि दिया गया पदार्थ है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो सार्वत्रिक सूचक है वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, मिक्स करके क्या बनाते हैं, सार्वत्रिक सूचक बनाते हैं। जैसे लिटमस पेपर है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, आदि सूचक जो हैं, सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाया जा सकता है। प्राकृतिक सूचकों में जैसे लिटमस है, हल्दी है, ये है। कृत्रिम या संश्लेषित के अंदर जैसे अपने मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, ये देखिए। तो इनसे अपन ये पता लगा सकते हैं कि जो पदार्थ दिया गया वो अम्लीय है या क्षारकीय है, लेकिन प्रबलता का पता, परंतु सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता का माप है वो भी पता किया जा सकता है कि जो दिया गया अम्ल है वो कितना स्ट्रोंग है, कितना वीक है, या जो दिया गया बेस है वो स्ट्रोंग है या फिर वीक है, इसका पता भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ सूचक दिए गए हैं, उन सूचकों के अंदर अम्ल की उपस्थिति के अंदर क्या परिवर्तन होगा। ये अम्ल के साथ में परिवर्तन है, अम्ल के साथ, और ये यहाँ पर किसके साथ है, क्षार के साथ। जलीय विलयन है तो क्षार, अदरवाइज क्षारक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक सूचकों की श्रेणी के अंदर आ रहा है लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी, ठीक है, ये हैं। तो देखो लिटमस पेपर जो अम्ल है वो नीले को किस में कन्वर्ट करेगा, नीले को लाल में। तो लाल कलर, रंग में या गंध में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो नीले से लाल, लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, अम्ल के साथ में। जबकि क्षार की उपस्थिति के अंदर लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। तो फाइनल परिवर्तन क्या हो जाएगा ये बता रहा है यहाँ पे। तो लिटमस पेपर अम्ल के साथ में लाल हो जाएगा और क्षार के साथ में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर लाल पत्ता गोभी है वो अम्ल के साथ में लाल ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि क्षारक के साथ में लाल पत्ता गोभी है उसका कलर है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो ध्यान में रखें, लाल पत्ता गोभी, और अपन ने किसी रिएजेंट के साथ में, अभिकर्मक के साथ में या पदार्थ के साथ में उस लाल पत्ता गोभी को ट्रीट किया, उसको डुबोया, डुबोने पर वो लाल ही रही, इसका मतलब तो पदार्थ क्या है, अम्ल है। और यदि हरी हो गई, उसका कलर हरा हो गया, तो फिर वो क्या है, दिया गया पदार्थ क्षारक है। हल्दी का अम्ल के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, जबकि क्षारक के साथ में वो कैसी हो जाती है, लाल, या जैसा अपन ने देखा लाल भूरा कलर बन जाता है। ये अपन पहले देख करके आ गए हैं। इसके बाद में हाइड्रेंजिया का पुष्प, हाइड्रेंजिया जो पुष्प है, हाइड्रेंजिया भी एक प्राकृतिक सूचक ही है, ठीक है। तो हाइड्रेंजिया का पुष्प है वो अम्ल की उपस्थिति के अंदर कैसा होगा, नीला होगा, जबकि क्षारक की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो यूँ दिया जाता है क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के अंदर हाइड्रेंजिया का पुष्प की पंखुड़ी डालने के ऊपर वह नीली हो जाती है, तो पदार्थ की प्रकृति कैसी है, तो अम्ल। हाइड्रेंजिया पुष्प की पंखुड़ी है, उसको किसी पदार्थ के साथ में प्रयोग करने पर या डालने के ऊपर, या हाइड्रेंजिया के पुष्प की पंखुड़ी पर किसी पदार्थ को डालने पर उसका रंग गुलाबी हो गया है, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, तो वो कैसा है, बेस है, ठीक है। इस तरह से अपन पता लगाएंगे। फिर कृत्रिम सूचकों के अंदर है फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ में कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि क्षारक के साथ में फिनोप्थेलिन है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा,
तो ये ध्यान में रखें, ये चीज़ें अपने को याद रखनी ही रखनी पड़ेंगी। मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ में कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, जबकि क्षारक के साथ में कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्षारक के साथ में कैसा हो जाएगा, पीला। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ में लाल, जबकि क्षारक के साथ में कैसा होगा, पीला होगा। इसके बाद में देखिएगा गंधीय सूचक हैं, तो प्याज का रस तीक्ष्ण गंध युक्त हो जाएगा अम्ल की उपस्थिति के अंदर, ठीक है, तीक्ष्ण गंध रहेगी, क्षार में कोई गंध नहीं। वेनिला है तो समान जैसी वेनिला की गंध होती है वही रहेगी। लौंग है तो अम्ल में वही गंध रहती है। तो कहने का मतलब अम्लों में तो गंध है वो रहती है, जबकि क्षार के साथ में कोई भी गंध नहीं बचती। तो गंधीय सूचकों में तो कोई सा भी हो, चाहे प्याज है, वेनिला है, लौंग है, अम्लों के साथ में कोई ना कोई गंध होगी, जबकि क्षार के साथ में कोई भी गंध नहीं होगी। गंधहीन होंगे तो क्षार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ध्यान रखें, इसको याद करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब एक बार दो बार इसको ध्यान से देखोगे और लिखोगे, याद करने के बाद लिखोगे, ये नाम लिख लें देख करके, और उसके बाद में अम्ल और क्षार के साथ में क्या परिवर्तन होता है। लिटमस वाला सब जानते हैं, नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। लाल पत्ता गोभी यहाँ अम्ल में लाल ही रहती है, यहाँ क्या हो जाती है, हरी हो जाती है। हल्दी यहाँ पर पीली की पीली रहती है, यहाँ पर लाल भूरी हो जाती है। हाइड्रेंजिया यहाँ नीला रहता है, यहाँ गुलाबी हो जाता है। फिनोप्थेलिन यहाँ रंगहीन, यहाँ गुलाबी। मेथिल ऑरेंज लाल पीला। फिर गंध हैं तो गंध यहाँ बनी रहती हैं, यहाँ पर कोई गंध नहीं होती। तो इस तरह से यूँ याद कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग में एक इमेज क्रिएट करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अभी तक जो अपन ने देखी वो अम्ल और क्षार की भौतिक जो प्रक्रियाएं थी, भौतिक गुण थे उनके बारे में, और उनकी जो रंग वगैरह के अंदर परिवर्तन की बातें हैं उनकी अपन ने चर्चा करी है। अब अपन देखेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, यानी कि उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा अपन करेंगे। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की या रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा अपने को करनी है। अलग अलग अपन रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। अम्ल और क्षार की धातु के साथ क्या रिएक्शन होती है, धातुओं के ऑक्साइडों के साथ में कैसे रिएक्शन होती हैं, अधातु ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्शन होती हैं, आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्शन होती हैं, आपस में अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये सब अलग अलग देखेंगे। और उसके बाद में एक इंडेक्स देखेंगे, उस इंडेक्स से अपन सारा का सारा परिवर्तन, सारी जो रिएक्शन हैं उनका क्या आ जाएगा, सार वहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले है अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। तो अम्ल के साथ में धातु की रिएक्शन करवाओगे, लवण प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्षारक के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये तो हो गई एक रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी, धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु की रिएक्शन तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस, क्षार के साथ में धातु की रिएक्शन तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस Zn धातु है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड लवण बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी अम्ल की धातु के साथ में या किसी पदार्थ की और सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है, जिंक धातु के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है, तथा एक गैस निकलती है जो कि यूँ पॉप टेस्ट के अकॉर्डिंग फट फट की आवाज़ के साथ में वो जलती है ना, फटाके की तरह से छोटी छोटी सी यूँ आवाज़ निकलती है, बारीक आवाज़ निकलती है। तो पदार्थ कौन सा था जो धातु के साथ में रिएक्शन कर रहा था, तो वो अम्ल था, ठीक है। अब यहाँ क्षार की, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक धातु के साथ में रिएक्शन, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस से निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपने से ये समीकरण कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पर थ्योरी नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा अम्लों की धातु के साथ रिएक्शन करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। क्षार की रिएक्शन करवाने पर धातु के साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, पॉप टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली, यानी जहाँ पर ये गैस निकल रही थी अपने धातु के अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई या क्षार की रिएक्शन करवाई, इसके पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली लाई जाती है तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। पॉप ध्वनि का मतलब फट फट की आवाज़ है वो उत्पन्न करती है।
इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने, यानी कि बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, उसको उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस को अपन प्रूव करें, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो पॉप टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सी आराम से अपनी तैयार हो जाने वाली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं अपन कि जो धातु हैं उनकी कार्बोनेट के साथ में या बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ में अम्लों की रिएक्शन और क्षार की रिएक्शन। तो मुख्य रूप से क्षार हैं वो तो कोई अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ ये जो लिखा हुआ है कोई अभिक्रिया नहीं, ये यही था इसके सामने। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यहाँ आ गया है। तो मुख्य रूप से धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हैं, उनकी अपन रिएक्शन किसके साथ में देखेंगे, अम्लों के साथ में देखेंगे। तो अम्ल और क्षार दोनों की अपन ने धातु के साथ रिएक्शन देख ली। अब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में देख रहे हैं। ये अपनी क्या हो गई, रिएक्शन नंबर 2 हो गई। तो देखो, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई तो लवण प्लस जल बनेगा, साथ में क्या बनेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, कार्बोनेट लवण है तो, या बाइकार्बोनेट लवण है CO3 है तो CO3 से CO2 गैस निकल जाएगी, दोनों में निकल जाएगी। साथ में क्या निकलेगा, लवण और जल निकलेगा। तो आराम से याद रह जाएगा। अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन तो लवण प्लस H2 के स्थान पर H2O हो गया, यानी कि जल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेट से आ गई। तो ऐसे याद रख लेंगे। जैसे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई, सोडियम क्लोराइड 2NaCl बन गया, CO2 गैस निकली और H2O निकल गया। फिर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करवाई, वही NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो दोनों में ही अपन ने देखा है, चाहे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं चाहे बाइकार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं, लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अम्ल की धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकलती है। अब यह जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टेस्ट करने के लिए कि निकली हुई गैस वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, तो हाइड्रोजन गैस की टेस्ट करी थी पॉप टेस्ट के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट कैसे करेंगे, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको चूने के पानी में से प्रवाहित करवाएंगे। तो चूने का पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन H2O, यानी कि पानी के साथ करवाते हैं तो CaOH होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चूने का पानी या बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं। AQ लिखा हुआ है मतलब जलीय विलयन है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाओगे आप तो यहाँ से देखो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हटे, H2O निकल गया और CaCO3 का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होने के कारण ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यह विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि चूने के पानी में से CO2 गैस प्रवाहित करते हो और विलयन दूधिया हो जाता है, श्वेत अवक्षेप बनता है, इसका मतलब अपने इस अभिक्रिया में उत्पादित गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थोड़ा और अधिक ज़्यादा देरी तक, तो ये अपने पास में क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना था, ये लो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वापस लिखा। अब कुछ देरी तक अधिक मात्रा में CO2, तो अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, जो भी लवण था उसका कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनेगा और बाइकार्बोनेट है वो जल में विलयशील है, विलयशील होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, रंगहीन विलयन बनेगा, रंगहीन विलयन बनेगा, यानी कि जो सफ़ेद कलर था वो वापस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले श्वेत अवक्षेप बनेगा और बाद में श्वेत कलर है वो गायब हो जाएगा। ये दोनों ही रिएक्शन CO2 की उपस्थिति को प्रूव करने वाली होती हैं, यानी ये CO2 की जांच के लिए टेस्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप है वो प्राप्त होता है। यदि इस चूने के पानी में से या श्वेत अवक्षेप में से अधिक देरी तक CO2 प्रवाहित करते हैं
तो जल में घुलनशील पदार्थ कौन सा बनता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। अघुलनशील श्वेत अवक्षेप कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और घुलनशील कौन सा है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक जो हैं उनकी परस्पर अभिक्रिया, आपस में रिएक्शन। तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया बता चुका हूँ मैं वैसे लवण निर्माण वाले के अंदर। अम्ल एवं क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह तीसरी रिएक्शन है। पहली हो गई जो अपने एसिड या बेस हैं, इनकी रिएक्शन किसके साथ में? मेटल के साथ में, धातु के साथ में, तो इसका साल्ट बनता है प्लस H2 गैस निकलती है। फिर जो एसिड है, ठीक है, या फिर क्या है? बेस है। तो बेस तो रिएक्शन करते नहीं, एसिड हैं वो धातु के कार्बोनेट या फिर HCO3 यानी बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो वही सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये सेकेंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन अब देख रहे हैं, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण और जल बनेगा। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी कि अम्ल और क्षारक अपने गुण खो देते हैं और परिणाम स्वरूप क्या बनता है? लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे अम्ल HCl, क्षारक NaOH, दोनों के एक्वेटिक सॉल्यूशन हैं, जलीय विलीन यहाँ पर लिए गए हैं। जलीय विलीन है तभी इसको क्या कहा है? क्षारक कहा है। तो NaCl का जलीय विलीन इनकी लवण प्राप्त होगा अपने को, ठीक है, और साथ में क्या होगा? H2O यानी कि जल प्राप्त होगा। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ध्यान में रखें। अब देखो, उदासीनीकरण होने के दौरान अपने अम्ल और क्षारक के प्रकार देखें, प्रबल और दुर्बल। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक से तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। लेकिन अम्ल है वो प्रबल है, क्षारक है वो दुर्बल है। तो ये प्रबल है, इसका मतलब उसमें कुछ अम्लीय गुण हैं वो ज़्यादा हैं, और ज़्यादा हैं तो बनने वाला लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। बनने वाला लवण है वो कैसा होगा? अम्लीय गुणों वाला होगा। तो अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो सीधी बात है क्षारक प्रबल है तो क्षारीय गुण पाए जाएंगे, क्षारीय लवण का फॉर्मेशन होगा जल के साथ में। फिर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक दोनों ही प्रबल हैं तो दोनों ही अपने अपने गुण खो देंगे, उदासीन लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक हैं तो भी दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो भी अपने गुण खो देंगे और उदासीन लवण ही बनेगा। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। नहीं पढ़ा हुआ होता है तब अपने को ये चीज़ अपन नहीं कर पाते, पढ़ दिया एक बार तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, तो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय गुण है, यहाँ प्रबल क्षारक है तो क्षारीय गुण है। दोनों ही प्रबल हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, उदासीन। दोनों दुर्बल हैं तो भी निरस्त कर देंगे, उदासीन। ठीक है, तो इस तरह से ये लवण बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात करते हैं अपन अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड। चौथी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4। देखिए, पहली रिएक्शन अम्ल या क्षारक, एसिड या बेस, इसकी रिएक्शन धातु के साथ तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरी रिएक्शन एसिड की, बेस करेगा नहीं, धातु कार्बोनेट के साथ में या बाइकार्बोनेट के साथ में, HCO3 इनके साथ में रिएक्शन, इन लवणों के साथ में अभिक्रिया, धातुओं के साथ में रिएक्शन, तो लवण प्लस CO2 गैस प्लस H2O। ठीक है, तीसरी उदासीनीकरण अभिक्रिया देख ली। ठीक है, और चौथी अपनी आ रही है जो अम्ल हैं, अम्ल उनकी तो धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड, और जो क्षारक हैं, क्षारक उनकी है अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड। तो देखिए, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड। तो ये देखो, ये अम्ल है और ये धातु है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? धातु, उसका ऑक्साइड है। ठीक है, धातु और अधातु तत्व पढ़ चुके हैं अपन पहले। तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल, CaCl2, Ca प्लस Cl2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ये दोबारा लिख दिया गया है, ये है H2O।
ठीक है। तो CaO धातु का ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया करवाई तो धातु का लवण बनेगा और H2O बनेगा, तो लवण प्लस जल, जैसा उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हुआ वैसा ही यहाँ पर होगा। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल के साथ में धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई, लवण और जल बना। तो उदासीनीकरण जैसी अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, उदासीनीकरण में अम्ल की जब क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है तो ही लवण और जल बनता है। इट मीन्स धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड बनने की से विलयन है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब देखो ये बात यहाँ पर है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की नेचर कैसी है, बेसिक है, क्षारीय है। ये धातु का ऑक्साइड जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं। अब यहाँ पर आ रही है इसी चौथी रिएक्शन का ही टाइप मान सकते हैं, अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की और क्षार के साथ है अधातु ऑक्साइड की, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, ठीक है, वही लवण और जल यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया हुई तो उदासीनीकरण है, इसका मतलब अधातु ऑक्साइड हैं वो कैसी प्रकृति के हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं, तभी अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ ने क्षार के साथ जुड़कर लवण और जल बनाया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया संपन्न करी। ये कार्बन अधातु है तो उसका ऑक्साइड CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस ये क्षार हो गया, रिएक्शन करवाई कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ में क्या बना, H2O बना, ठीक है। तो ये लवण, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम धातु लवण और साथ में क्या बन गया, जल। तो इसका मतलब अधातु ऑक्साइड हैं वो प्रवृत्ति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अम्ल हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया अपना जो चौथी रिएक्शन, अम्लों की धातु ऑक्साइड और क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ में ऐसे रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। तो ये तमाम जो रिएक्शन अपन ने देखी उन रिएक्शंस का सार है यहाँ पर। अम्लों की अभिक्रिया, तो अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में, कार्बोनेट के साथ हो चाहे बाइकार्बोनेट के साथ में हो, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, ठीक है, ये H2O है यहाँ पर, ठीक है, बाइकार्बोनेट H2O। धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होगी अम्ल की तो क्या बनेगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा, ठीक है। और क्षार वाली अपन ने देखी थी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं दी जा रही थी, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये अपन ने देख लिया था। फिर है अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया, तो लवण प्लस H2 गैस, धातु के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, तो धातु ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के, अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाई, लवण और जल। और अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण और जल, ठीक है। अब क्षार की धातु के साथ चाहे अम्लों की थी चाहे क्षार की थी, लवण और H2 गैस ही पोप टेस्ट हो रहा था। फिर क्षार की अम्ल के साथ तो वही उदासीनीकरण, अम्ल की क्षार के साथ तो क्षार की अम्ल के साथ लवण और जल। अधातु ऑक्साइड ये क्षार हैं और अधातु ऑक्साइड कैसे हैं, अम्लीय हैं तो लवण और जल। ये तमाम रिएक्शन जो अपन ने अब तक पढ़ी उनका क्या हो गया, सार हो गया। तो ये आज की अपनी क्लास थी जिसके अंदर अपन ने अम्ल और क्षार हैं उनके जो मुख्य रूप से गुण थे, उनका विभिन्न पदार्थों के साथ में जो ट्रीट था, अलग अलग कलर चेंज था, गंध में चेंज था, वो सब अपन ने देखा। और अम्ल और क्षारों की अलग अलग धातुओं के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, अधातु ऑक्साइडों के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, परस्पर अम्ल और क्षार की ये सभी अभिक्रियाएं अपन ने देखी। तो ये जो अम्ल क्षारक और लवण की जो अपनी यूनिट है उसका पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट में अपनी सारी की सारी रिएक्शंस हैं वो आ गई और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब अगले पार्ट के अंदर अपन अम्ल और क्षारकों की पीएच कैसे काउंट करते हैं उस पीएच के बारे में देखें, पीएच जो कैसे ज्ञात की जाएगी उसके बारे में देखेंगे अगली क्लास के अंदर। और उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं अकार्बनिक यौगिक
उनके उपयोग वगैरह, उनका फॉर्मेशन वगैरह वो देखेंगे। 3 क्लास के अंदर ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लगातार जुड़े रहें, इस वीडियो पर आप अब तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई क्लास के अंदर, लेकिन अपने अध्ययन को अनवरत रूप से आप जारी रखें, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतें, तो सफलता निश्चित मिलेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।